हेलो दोस्तों, वेलकम टू यस एकेडमी। आज हम डिसोल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि डिसोल्यूशन में क्या क्या करते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे? एक बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा बनेगा कैश अकाउंट। कौन कौन सा? रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट। रियलाइजेशन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमारे जो एसेट्स हैं उनको हम ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड, लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड। उनको लेकर क्या क्या नियम है वो हम पहले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उनको दोबारा मैं यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा। उसके बाद एसेट्स का रियलाइजेशन होगा और लायबिलिटीज की सेटलमेंट होगी। तो जब हम एसेट्स का रियलाइजेशन करेंगे तो किस तरफ करेंगे? क्रेडिट साइड करेंगे। और लायबिलिटीज का सेटलमेंट करेंगे तो किस साइड करेंगे? डेबिट साइड करेंगे। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे? तो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे आएंगे तो उस पर अपन देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे? मार्किंग कर लेंगे प्रॉपरली, कौन सी चीज कहां पे आनी चाहिए, क्या होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान देंगे। A and B were partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2 on 31st March 2017. The balance sheet of the firm was as follows. कैपिटल अकाउंट दिए हुए हैं जो कि आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, कैश। ठीक है। द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड, तो ये तो आपको मालूम है, ये बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, ये चारों चीजें कहां चली जाएंगी? रिवैल्यूएशन में, और ये भी चला जाएगा रिवैल्यूएशन में। ठीक है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। आगे, द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 1 अप्रैल 2017 एंड द एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर सेटल्ड एज फॉलोज। बिल्डिंग वाज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स एज द फुल एंड फाइनल पेमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी डिस्कस किया है, याद है आपको क्या करते हैं? जब कभी कोई भी क्रेडिटर हमारा कोई भी एसेट लेने के लिए तैयार हो जाता है, तो जितना भी एसेट लेने के लिए तैयार हो जाता है, उस एसेट को लेकर और जितनी लायबिलिटी हमारी सेटल हो रही है उतनी लायबिलिटी को लेकर कोई एंट्री नहीं होती है। अब आप बोलेंगे सर कोई एंट्री नहीं होती है, इसका मतलब है उन एसेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर भी नहीं करते हैं। अरे भाई, ट्रांसफर तो करेंगे ही करेंगे, ट्रांसफर तो आपने करना ही करना है। रियलाइजेशन और सेटलमेंट को लेकर कोई भी एंट्री नहीं होगी। क्या बोला मैंने? रियलाइजेशन और सेटलमेंट को लेकर कोई भी एंट्री नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, इसी क्वेश्चन में बिल्डिंग को लेकर एक बार आपने बिल्डिंग को ट्रांसफर तो कर दिया, मगर उसके बाद उसके रियलाइजेशन को लेकर कोई एंट्री नहीं होगी। इन क्रेडिटर्स के सेटलमेंट को लेकर कोई एंट्री नहीं होगी। इज इट क्लियर? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय बी फॉर कैश पेमेंट एट 5% लेस देन दी बुक वैल्यू। फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय बी for cash payment at 5% less than the book value. यहां पे it is I would say it is an accident zone. क्यों accident zone है? ध्यान दीजिए, लिखा है furniture was taken over by B। जब इतना लिखा रहता है तो हम लिख लेते हैं उसमें by B's capital account, जबकि ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लिखा है for कैश पेमेंट। ठीक है, ये गलती हो जाती है, तो आप बी अकाउंट नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे? बाय कैश एट 5% लेस देन दी बुक वैल्यू। तो आपका फर्नीचर है 1,75,000 का, माइनस कीजिए 5%, उतना कैश हमारे पास आ रहा है, हम लिखेंगे बाय कैश। क्लियर है ये? ठीक है, तो ये अब ये आपका क्लियर हो गया, ये भी हो गया। अब आइए, डेटर्स वर कलेक्टेड बाय डेट कलेक्शन एजेंसी बाय अ कॉस्ट ऑफ 5,000। इसका क्या मतलब है? बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इस तरह के पॉइंट्स अक्सर एग्जाम के अंदर आते हैं। तो लिखा है डेटर वर कलेक्टेड बाय अ डेट
कलेक्शन एजेंसी। कुछ ऐसी एजेंसी रहती हैं जो कि बोलती हैं कि भाई हमको आप इतने पैसे दे देना, आपका कलेक्शन हम करके देंगे। आपको जितने भी पैसे लेने हैं ना वो हम लेके देंगे, मगर उसके एवज में हमको इतना अमाउंट चाहिए। पैसे कलेक्ट करना हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है। जिनका काम ही यही होता है कि आपको पैसे लेके देते हैं, उसके एवज में कुछ कमीशन आपसे लेते हैं। तो यहां पे डाटा से वो बोल रहे हैं पैसे हम लेके देंगे मगर हमको 5,000 रुपए चाहिए। हम बोलते ठीक है भाई 5,000 आप ले लो, हमको पैसे लेके दे दो, ठीक है। तो पैसे लेना उनका टेंशन है। तो अब यहां पे देखिए कि हमको डाटा से पैसा लेना कितना था। देखिए आपके सामने बुक में लिखा हुआ है 80,000 के डाटा थे, जिसमें से 5,000 हमको देना पड़ेगा डेट कलेक्शन एजेंसी को। तो अल्टीमेटली जो अमाउंट हमको मिलेगा दैट वुड बी 75,000। इज इट क्लियर? ठीक है। फिर आता है स्टॉक रियलाइज 70,500। तो स्टॉक में से भी पैसे आ जाएंगे। तो ध्यान रहे ये पैसे हमारे पास, ये कैश आ रहा है हमारे पास, ठीक है, ये भी कैश आ रहा है हमारे पास, और ये स्टॉक भी रियलाइज हो रहा है तो ये भी कैश आ रहा है हमारे पास। तो ये तीनों में से कैश आएगा, ठीक है, ये तीनों रियलाइज हो रहे हैं। अब इसके बाद वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर से देखिएगा इसको। बी अग्री टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर दिस सर्विस बी इज पेड 500। बी इज पेड नहीं है, ये बी इज टू बी पेड। बी इज पेड नहीं है बल्कि बी इज टू बी पेड। बी को हमें देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा? 500 रुपीज बी को हमें देना पड़ेगा। बी बोलता है कि भाई मेरे को आप 500 रुपए दे देना, आप मेरे को 500 दे दो, उसके बाद रियलाइजेशन की जवाबदारी मेरी। जो भी खर्चे होंगे रियलाइजेशन के वो पूरे के पूरे मैं बेयर करूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप मेरे को 500 रुपए दे देना। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? ये हमारे लिए एक्सपेंस फिक्स है, कितना? 500 रुपए, जो कि किसको देना है? बी को देना है। तो हमारे लिए एंट्री बिल्कुल सिंपल है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। क्या कैश दे रहे हैं? नहीं, कैश नहीं दे रहे हैं, बी को हमें देना है। तो वी विल राइट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन खर्चा है, खर्चा कहां लिखते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में लिखते हैं, डेबिट साइड। तो हम लिख रहे हैं मगर दे नहीं रहे हैं, बी को देना है, इसलिए हमने लिख दिया टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे बोलता है एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 1,000 पेड बाय द फर्म। जो असल में जो खर्चे हुए हैं रियलाइजेशन के वो 1,000 हैं और वो दिए गए हैं फर्म के द्वारा। देखो हमारी एक बार बी से बात हो गई कि भाई खर्चे तुम बेयर करोगे, उसके बाद कितना भी खर्चा अगर बी करता है तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। मगर हुआ यूं कि 1,000 रुपए हमको खर्च करना पड़ गया। किसको करना पड़ गया? फर्म को करना पड़ गया। मगर हमारी बी से क्या बात हुई थी कि बी ही पे करेगा, बी ही बेयर करेगा, हम बेयर नहीं करेंगे। मगर हुआ यूं कि हमको पे करना पड़ा। शायद बी उस वक्त नहीं होगा फर्म के अंदर और हमको कुछ खर्चे देने पड़े, जो कि किसको करने थे? बी को करने थे। तो बी के खर्चे यदि हम कर रहे हैं, फिर बोल रहा हूं मैं, बी के खर्चे यदि हम कर रहे हैं तो हमको बी से ये पैसे लेने पड़ेंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी? चलो इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं, रियल लाइफ एग्जाम्पल। आमतौर पे चलो हो सकता है आपके साथ हो जाए। मान लीजिए कि एक दिन आपका एक फ्रेंड है और आप दोनों कहीं जा रहे हैं।
बाइक से जा रहे हैं और ये बाइक आपके फ्रेंड की है, आपकी नहीं है। गाड़ी पंचर हो जाती है और इत्तेफाक से ऐसा होता है कि जब गाड़ी पंचर हुई, पंचर बनवाया आपने, रिपेयर करवाया, और उस दौरान आपके दोस्त की जेब में पैसे नहीं थे, तो आपको बोलता है कि यार एक काम करो, मेरे को अभी पैसे दे दो। तो आपने पैसे दे दिए किसको? जहां से आपने पंचर बनवाया वहां पे आपने 50 रुपए दे दिए। तो अब बात आती है कि अगर आपको रिकॉर्ड करना हो तो आप क्या रिकॉर्ड करेंगे? ये पंचर के एक्सपेंसेस किसको बेयर करने चाहिए? आपके दोस्त को बेयर करने चाहिए, क्योंकि गाड़ी किसकी है? उसी की है। ठीक है ना? तो अब यहां पे आप उसकी एंट्री क्या रिकॉर्ड करोगे? आप भले पंचर वाले को पैसे दे रहे हो, मगर किसके बिहाफ पे दे रहे हो? अपने दोस्त के बिहाफ पे दे रहे हो। पैसे आपके पास से जा रहे हैं, मगर किसके बिहाफ पे? दोस्त के बिहाफ पे जा रहे हैं। तो आपको अपने दोस्त से पैसे लेने हैं कि नहीं? तो आप क्या लिखोगे? दोस्त अकाउंट डेबिट टू कैश। आप कैश दे रहे हो मगर दोस्त के बिहाफ पे, दोस्त अकाउंट डेबिट टू कैश। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन के अंदर बी के बिहाफ पे पैसे दे रहे हो तो एंट्री क्या हो जाएगी? बी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि वो खर्चा किसका है? बी का है, हमारा कोई लेना देना उसमें नहीं है। तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। फिर भी यदि थोड़ा भी डाउट है, एक बार फिर से इस लेक्चर को रिवाइंड करो और देखो। ठीक है, समझ में बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो इतना यदि समझ में आ गया तो हम एक काम करते हैं। ये देखो, ये तो सबसे पहले ये जो अमाउंट है ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में भी आएगा प्लस रियलाइजेशन में भी आ जाएगा, दोनों में आएगा। और ये जो है ये आपका कैश अकाउंट में भी आएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी आएगा। ठीक है, ऐसे लिख दिया है मैंने, आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम सीधे बढ़ते हैं रियलाइजेशन। एक टाइम पे एक ही जगह फोकस रखना है। अभी हमारा पूरा फोकस किस पे रहेगा? रियलाइजेशन पे। ठीक है, रियलाइजेशन स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, अच्छे से ध्यान देंगे आप। देखो, अब बुक सामने रखिए और देखिए आप कि कौन कौन सी चीजें आपके रियलाइजेशन में आएंगी। तो हम यहां पे क्या लिखते हैं मालूम है ना आपको? यहां हम लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स। तो सन्ड्री एसेट्स में क्या क्या आ रहा है आपके पास? हम सबसे पहले लिख रहे हैं टू बिल्डिंग, ठीक है, फर्नीचर, डेटर। ठीक है, जो जो आपके बैलेंस शीट में दिख रहा है वो सीधा सीधा आप लेके आइए स्टॉक। ठीक है, ये सारे एसेट्स हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए। 2,40,000 बिल्डिंग है, 1,75,000 आपका फर्नीचर है, 80,000 आपके डेटर्स हैं और स्टॉक है आपका 75,000। कुल मिला के हो जाता है, इसका टोटल कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। 2,40,000 प्लस 1,75,000, 80,000 और 75,000, तो ये हो जाता है 5,70,000। ये आपने एसेट्स ट्रांसफर कर दिए। अब आइए लायबिलिटी ट्रांसफर करते हैं, तो यहां पे लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटी। हालांकि यहाँ पे अब लायबिलिटी है नहीं, एक ही लायबिलिटी है, दैट इज योर क्रेडिटर। तो क्रेडिटर्स कितना है हमारा? सीधा सीधा है 1,17,000। ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या करना है? अब करना है लायबिलिटीज का सेटलमेंट और एसेट्स का रियलाइजेशन।
तो एसेट्स का रियलाइजेशन कैसे करेंगे, कुछ जानकारी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल दी हुई है। बिल्डिंग किसने ले लिया, क्रेडिटर ने ले लिया, तो ना बिल्डिंग को लेकर कोई एंट्री होगी ना क्रेडिटर को लेकर कोई एंट्री होगी। फर्नीचर ले लिया है बी ने कैश पेमेंट में, तो हम यहां लिखेंगे बाय कैश। ठीक है, बाय कैश हमने लिखा और ब्रैकेट में लिख देते हैं फर्नीचर। तो ये फर्नीचर ले लिया 5% लेस देन दी बुक वैल्यू। बैलेंस शीट में देखिए कितना फर्नीचर दिया है, 1,75,000 दिया है, माइनस 5% हो जाता है 1,66,250। ठीक है, और आगे बताइए, और आगे फर्नीचर हो गया डेटर, डेटर भी रियलाइज हो गया बाय कैश, इधर भी लिखा, ये हो गया आपका डेटर। तो डेटर जो है वो 5,000 के कॉस्ट पे, मतलब आपका डेटर दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर 80,000, यहां पे हमने लिख दिया 75,000, है ना। इसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, कलेक्शन एजेंसी को किस तरह से देते हैं। अब आइए बाय स्टॉक, स्टॉक रियलाइज हो रहा है 70,500 पे, तो बाय कैश ये हमने लिखा स्टॉक 70,500। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। उसके बाद हाँ, अब हो गया, ये सारे एसेट्स हो गए, ये लायबिलिटी भी खत्म हो गई क्योंकि बिल्डिंग और क्रेडिटर्स हो गया। अब क्वेश्चन में और कुछ दिया है क्या, आप एडिशनल इंफॉर्मेशन पे एक बार फिर से नजर डालिए। ये बात हुई है बी अग्रीड टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर दिस सर्विस, बी इज टू बी पेड ₹500। ठीक है, बी को हमें पैसे देने हैं, तो हम यहां लिख देते हैं टू बी, बी को पैसे देने हैं, ये किस बात के, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, कितने पैसे देने हैं देखो जरा, 500 रुपए देने हैं। ठीक है, हो गया। इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, आपका रियलाइजेशन अकाउंट रेडी है, केवल अब आपको बैलेंसिंग करनी है। ठीक है, तो बैलेंसिंग चलिए करते हैं। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 5,70,500, ये रफ में हम लिख लेते हैं अभी यहाँ पे 5,70,500, ये रफ में लिख लिया। क्रेडिट साइड का टोटल देखते हैं 1,17,000 प्लस 166,250 प्लस 75,000 प्लस 70,500, ये हो जाता है 4,28,750। अब क्या करना है, आप बैलेंसिंग कीजिए 570,500, तो ये हो जाता है 1,41,750। तो आपका डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है मतलब ये लॉस है, जैसे कि आपको मालूम है बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, ये क्या नाम है इनका, ए और बी, ए और बी। लॉस हो रहा है आपका टोटल 1,41,750, ए और बी के बीच में हम बांट देते हैं। क्या रेशियो है, 3:2, तो डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, ये 85050, और ये हो जाता है 56,700। क्लियर है, हाँ बिल्कुल सिंपल है। यहां तक अभी क्वेश्चन 570,500, इधर भी हमने लिख दिया 570,500। ये आपका रियलाइजेशन बिल्कुल तैयार है, क्लियर है बिल्कुल। अब सीधे हम चलते हैं कहां, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। देखिए, एक सिस्टमेटिक वे में ही हमको अकाउंट बनाना है, प्रॉपर मैनर में, स्टेप बाय स्टेप।
सबसे पहले जो बैलेंस शीट क्वेश्चन के अंदर दी हुई है उस बैलेंस शीट में देखिए कौन कौन सी चीजें हैं जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएंगी, पहला। दूसरा उठाइए रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन में देखिए क्या क्या है जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। और तीसरा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन के अंदर उसमें देखिए कहां कहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से बोल रहा हूं, ध्यान देंगे। पहला जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई है उसमें देखिए कहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है। दूसरा रियलाइजेशन में देखिए कहां कहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है। और तीसरा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है वहां पे देखिए कहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है, बस और कुछ नहीं करना है। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल। तो आगे बढ़े, चलिए। तो सबसे पहले मैंने बोला क्या करना है, बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में दी हुई है। तो क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी हुई है उसमें हमें दिखाई दे रहे हैं ओपनिंग बैलेंसेस। तो हमने यहां लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना कितना है, 3 लाख और 2 लाख। तो 3 लाख ये और ये 2 लाख, ठीक है। इसके अलावा बैलेंस शीट के अंदर कुछ भी नहीं है जो कि आएगा। अब सीधे आइए रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन में कहां कहां हमने लिखा हुआ है देखो आप। रियलाइजेशन में एक ये आपको दिखाई दे रहा है 2B। अब कैसे पता कि क्या पैसे देने हैं लेने हैं, क्रेडिट में लिखना है डेबिट में लिखना है, तो इट इज एब्सोल्युटली इजी, एब्सोल्युटली। कैसे, यहां पे जो जनरल एंट्री बन रही है वो क्या बन रही है, रियलाइजेशन 2B। 2B है मतलब देना है, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है मतलब लेना है। 11th के बेसिक्स दिमाग में बिल्कुल रखिए, एकदम, है ना, क्लियर होना चाहिए। 2B लिखा हुआ है मतलब पैसे देने हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब देना है, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब पैसे लेना है। तो यहां पे हमको बी को पैसे देने हैं 500 रुपए, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, हमने यहां लिखा बाय रियलाइजेशन, है ना। आप लिख सकते हो बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, क्योंकि एक्सपेंसेस ही देने हैं बी को। कितना देना है आपने, 500 रुपए, वो रिकॉर्ड हो गया यहाँ पे। हाँ, अब यहाँ पे और देखिए और क्या दिख रहा है आपको, इनमें से क्या देना है, ये लॉस, लॉस ए और बी बेयर करेंगे, मतलब हमको उनसे लेना है, देना नहीं है, हमको लेना है। कितना कितना, 85050 और 56,700। तो एक काम कीजिए, यहां पे इनको हम यहां पे लिखते हैं, हम लिखेंगे टू लॉस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है। कितना कितना है देखिए, 85050 56,700, 85050 और 56,700, ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। रियलाइजेशन में क्या कुछ बचा है जो कि हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखना चाहिए, कुछ भी नहीं बचा है। आपको ए और बी जितना जितना जहां जहां लिखा था वो सारा हम लिख चुके हैं। अब जो बचता है दैट इज योर एडिशनल इंफॉर्मेशन, नथिंग एल्स। तो सीधे आ जाओ एडिशनल इंफॉर्मेशन में, बुक में देखो कहीं आपने ए बी कहीं लिखा हुआ है, तो जो मेरे को दिखाई दे रहा है जो चीज बची है दैट इज एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 1000 पेड बाय द फर्म। जो खर्चा बी को करना चाहिए था वो हमने किया है, तो हमको बी से लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, ₹1000। तो 1000 हमको बी से लेना है, वो हम लिख लेते हैं यहां पे 2, ठीक है, कितना 1000, ठीक है, 1000 हमको बी से लेना है। तो हम यहां पे क्या लिखने वाले हैं,
ये बताइए आप, ये हमने उसके बिहाफ पे पैसे खर्च किए हैं, तो टू कैश। क्लियर है ये? और कुछ अब बताइए कि आपको दिख रहा है जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आना चाहिए। 3 चीजें कवर करनी थी, तीनों कवर कर ली। सबसे पहला बैलेंस शीट, दूसरा रियलाइजेशन, तीसरा एडिशनल इंफॉर्मेशन, डन। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन के अंदर नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, जो बचता है दैट इज बैलेंसिंग। तो हम यहां लिखते हैं टू कैश, सॉरी टू कैश, कैश दो खत्म करो। अब यहां पे देखो, आप सबसे अच्छा देख लिया करो कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें बैंक है कि कैश है, कैश है, तो हम यहाँ भी कैश ही लेके चलेंगे हर जगह, ठीक है। तो देखिए 3 लाख रुपए माइनस 85050, तो ये हो जाता है 214950, ठीक है। और इस तरफ आ जाता है 56,700 माइनस 1000, ये हो जाता है 1,42,800, ठीक है। टोटल लिख लीजिए यहाँ पे 3 लाख और यहाँ पे 2,05,000, ठीक है। क्लियर है? इतना समझ में आया अच्छे से? तो अब हम सीधे बढ़े कैश अकाउंट की तरफ, ठीक है। कैश अकाउंट कैसे बनाना है? कैश अकाउंट अगेन सिंपल है। सबसे पहले आप देखो कि हमारे पास कितना बैलेंस था, वो सीधा सीधा हमने लिखा जो कि आपको बैलेंस शीट में दिख जाएगा। दूसरा, फिर आइए रियलाइजेशन में जहां जहां कैश दिखे वो लिख लो, और तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जहां जहां कैश दिखे वो लिख लो, ठीक है। तो हम सीधे चलते हैं पहले हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें। बैलेंस शीट कहाँ गई? हाँ, बैलेंस शीट में आपको कैश दिखाई दे रहा है कितना, 47,000। तो हमने यहां लिखा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना है 47,000, ठीक है। उसके बाद सीधे आ जाते हैं हम रियलाइजेशन में। कहां कहां आपको टू कैश दिखाई दे रहा है, देखिए आप, टू कैश बाय कैश, टू कैश बाय कैश। टू कैश मतलब पैसा गया है, बाय कैश मतलब पैसा आया है। तो टू कैश तो कहीं भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे मेरे को। बाय कैश कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, ये बाय कैश बाय कैश बाय कैश। तो 3 जगह हमारे पास पैसे आए हैं। बाय कैश मतलब पैसे आए हैं, ठीक है ना। सिंपल सी एंट्री है, राम अकाउंट डेबिट टू कैश लिखा है, मतलब राम को पैसे दिए हैं। तो टू कैश मतलब पैसे गए, बाय कैश मतलब पैसे आए। तो यदि पैसे आए हैं तो कैश अकाउंट में हम डेबिट साइड लिख लेंगे, ठीक है। तो ये रियलाइजेशन में आए हैं ये तीनों अमाउंट हमारे पास, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन, ठीक है, टू रियलाइजेशन। और तीसरी बात फिर से लिखा टू रियलाइजेशन। कहां कहां से पैसा आया? फर्नीचर से आया, ठीक है, फर्नीचर से आया, और डेटर से आया, डेटर से आया, और स्टॉक से आया, ठीक है। तो फर्नीचर से कितना आया था? 5% कम, ऐसे ही कुछ था, हाँ 5% कम, 175 माइनस 5%। तो फर्नीचर से आया था 166,250, रियलाइजेशन में भी है, उसमें भी देख सकते हैं। डेटर में 80,000 के डेटर थे, 75,000 आया। और स्टॉक, स्टॉक जो है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 70,500 रुपए आया, ठीक है। तो ये रियलाइजेशन में, इसके अलावा और कुछ भी और कहीं कैश नहीं है। अब सीधे आ जाओ कहां? अब आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहीं पैसा आया गया क्या है? ये देखो, ये कैश गया है, ये कैश गया है, ये कैश गया है, ठीक है। तो ये बी को दिया, ए को दिया, ठीक है। तो हम यहां पे लिख देते हैं,
हम यहाँ पे लिखेंगे बाय ए कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बाय बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बाय बी कैपिटल अकाउंट। तो बी को 2 बार, तो 2 बार मैंने लिख दिया है यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये 1000 दिया है और 142,800 दिया है। ये 1000 एक बार दिया और एक 142,800 एक बार दिया। ए को कितना दिया है देखो जरा, 214,950, ठीक है, 214,950। बस मेरे ख्याल से अब इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल बराबर आना ही चाहिए, यदि नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है, ठीक है। तो ये इस साइड का टोटल आ रहा है 358,750। इस साइड का भी टोटल हम देखते हैं कितना है, 214,950 प्लस 1000 प्लस 142,800, तो इसका भी टोटल आया 358,750। डन, समझ में आया? तो बहुत अच्छे से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन डिटेल में एक बार फिर से हमने कवर किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एग्जाम से पहले एक बार एक क्वेश्चन भी अगर ये आप देख लेंगे तो सारा का सारा रिवीजन तक हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए यहीं पे हम खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय।